हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नंबर 2 डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस। एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to the order of the certain person or to the bearer of the instrument। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? लेट्स सपोज एक ए है, एक पर्सन और एक बी पर्सन है। तो ए ने इसको गुड्स दिए, उधार में दिए, ठीक है। तो जब ए ने बी को गुड्स उधार में दिए तो हम कैसे मान ले कि ये इन फ्यूचर पेमेंट करेगा या नहीं करेगा? तो ये एक इसको रिटन फॉर्म में एक इंस्ट्रूमेंट देता है जिसपे कि लिखा होता है कि कब ये पेमेंट करेगा या किस इसकी मैच्योरिटी डेट कब होगी। ये सब आपका जो बी है, मतलब ए और बी का, इनका जो दोनों का एग्रीमेंट होता है और एक फॉर्म बनता है, उसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो इस पे जो मेकर होता है, जो बिल्स को बनाता है, उसके साइन होना बहुत ज़रूरी है। तो वही बात इसमें कही गई है। एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है साइंड बाय द मेकर, मेकर के साइन होनी चाहिए, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर और टू द सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इन रिटिंग, ये जो होता है आपका इंस्ट्रूमेंट, ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ओरल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, साइन बाय द मेकर होना चाहिए, जो जिसने बिल बनाया है उसकी साइन भी होनी ज़रूरी है। सर्टेन पर्सन, कोई पर्सन होना भी बहुत ज़रूरी है। मनी ओनली, ये मनी के केस में ही हो सकता है। इट मस्ट बी डेटेड एंड स्टैम्प, इसमें जो है आपकी तारीख है उस पर, और एक स्टैम्प होनी बहुत ज़रूरी है। इट मस्ट बियर अ रिवेन्यू स्टैम्प, इसमें जो है आपकी रिवेन्यू स्टैम्प भी होनी चाहिए। जैसे एक राम है और एक मोहन है। राम एक सेलर है यानी एक क्रेडिटर है, और मोहन जो है वो बायर है और डेटर है। ठीक है, तो जो राम है वो सेलर जो है, सेलर को हम